का जो ये लेक्चर है एजियोट्रॉपिक मिक्सर, समझो मेरी बात को, एजियोट्रॉपिक मिक्सर। ये बहुत सारे बच्चे जब पूरा 12th कर जाते हैं फिर भी एजियोट्रॉपिक मिक्सर को समझ नहीं पाते। मिनिमम एजियोट्रॉप और मैक्सिमम एजियोट्रॉप, यानी कि महत्तम और न्यूनतम, समझ में आ रहा है एजियोट्रॉप। और एजियोट्रॉप का मतलब क्या होता है, किसको एजियोट्रॉप बोलते हैं, मैक्सिमम एजियोट्रॉप क्यों बोला जाता है, मिनिमम एजियोट्रॉप क्यों बोला जाता है, वो बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं। बट मैं गारंटी देता हूँ ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें, आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि एजियोट्रॉप किसको बोलते हैं, एजियोट्रॉप एक्चुअल में है क्या, और मैक्सिमम एजियोट्रॉप कौन है, किसको मैक्सिमम एजियोट्रॉप बोलते हैं और किसको मिनिमम एजियोट्रॉप बोलते हैं, वो कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले लास्ट तक वीडियो को देखना है। समझ में आ रहा है? चलो सबसे पहले बात करता हूं एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, समझ में आ रहा है? एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस, जो भी समझ लो आप, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस यानी कि द्रावण, एजियोट्रॉपिक द्रावण, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले एजियोट्रॉपिक मिक्सर यानी कि एजियोट्रॉप द्रावण जो होता है वो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है हमारा। मैं जो अभी एजियोट्रॉप किसको बोलते हैं उसकी जो डेफिनेशन होती है यानी कि व्याख्या जो होती है, या फिर आप कुछ किस तरीके से याद किया जाता है, वो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हर एक पॉइंट को हर एक चीज को लिखने से पहले, हर एक टॉपिक को लिखने से पहले आप हर एक टॉपिक को पॉइंट वाइज डिवाइड कर दो, यानी कि पॉइंट में लिखना सीखो। अगर आप पॉइंट में लिखना सीख जाओगे तो याद करने में आसान रहेगा। चलो सबसे पहला चीज कौन रहता है एजियोट्रॉपिक मिक्सर यानी कि सॉल्यूशंस में, वो बाइनरी सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है गुजराती में? द्विअंगी द्रावण। अभी बाइनरी सॉल्यूशन यानी कि द्विअंगी द्रावण वो क्या है समझो। तो मैंने बता दिया है स्टार्टिंग में कि बाइनरी सॉल्यूशंस का मतलब होता है कोई भी सॉल्वेंट और सॉल्यूट एक ही लेना है हमें। ऐसा नहीं करना है कि पानी ले लिया अंदर नमक ऐड कर दो या फिर चीनी ऐड कर दो, जो भी आपको इच्छा पाए, जो भी आपको अच्छा लगे वो सब ऐड कर दो। ऐसा सॉल्यूशन नहीं बनाना है, फिक्स समझो। एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट, यानी कि आपने वाटर लिया तो उसके अंदर नमक या फिर उसके अंदर चीनी, कोई भी दो चीज आप ऐड कर सकते हो। यानी कि एक वाटर होना चाहिए और एक दूसरा कंपोनेंट जिसका हम सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब हमारे पास एक होगा सॉल्वेंट जिसकी क्वांटिटी कैसी होती है, ज्यादा होती है, एक होगा सॉल्यूट यानी कि द्रव्य। समझ में आ रहा है सबको? चलो सबसे पहला पॉइंट यह होगा कि एजियोट्रॉपिक मिक्सर, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन जो होता है वो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन होता है, यानी कि द्विअंगी द्रावण होता है। चलो दूसरा पॉइंट हमारा है को जो समझ रहा है कि वो फिक्स कंपोजिशन में बनता है। देखो उसका क्या होता है भाई, फिक्स कंपोजिशन। उसका मतलब क्या होता है, फिक्स कंपोजिशन का मतलब क्या होता है समझो। तो हमें कुछ बनाना है, यानी कि कोई सॉल्यूशन मुझे बनाना है। मान लो कि मुझे अभी इथेनॉल का सॉल्यूशन बनाना है, इथेनॉल का द्रावण बनाना है। तो ऐसा नहीं करना है कि चलो वाटर ले लिया हमने और वाटर के अंदर मन चाहे उतना इथेनॉल ऐड कर दो, मन चाहे उतना पानी ले लो, सिर्फ हमें तो सॉल्यूशन बनाना है। हम तो लेके भाई एक ग्लास वाटर ले लिया, उसमें हमने चीनी अपने हिसाब से डाल दी, 1 चम्मच 2 चम्मच, और मैंने सॉल्यूशन बना दिया। इस तरीके का जो सॉल्यूशन बनता है उसको कभी हम एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस नहीं मानते, यानी कि एजियोट्रॉपिक मिक्सर नहीं बनता। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सर जो होता है, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन जो होता है वो फिक्स होता है, फिक्स कंपोजिशन में बनता है। जैसे कि मानो कि मैं यहां पर आपको बता दूं कि 95% इथेनॉल, समझो 95% क्या बोलता हूं मैं, इथेनॉल का द्रावण बनाना है, इथेनॉल का सॉल्यूशंस बनाना है। या फिर मैं बोल दूं 68% नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 का जो सॉल्यूशंस है, ये दोनों सॉल्यूशंस आपके एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस के एग्जांपल है एजियोट्रॉपिक मिक्सर के। तो 95% इथेनॉल का मतलब क्या होता है कि 95% आपको फिक्स इथेनॉल ही लेना है और 5% आपको वाटर ही लेना है, समझो। उसमें आप में चेंज नहीं आना चाहिए, यानी कि वो सॉल्यूशन बनेगा एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस, उसमें दूसरा पॉइंट रहेगा फिक्स कंपोजिशन। ऐसा सॉल्यूशन के जिसका फिक्स कंपोजिशन होता है उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट का, जिसको हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। चलो यानी कि मिक्सर। तीसरा पॉइंट जो रहेगा वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट का, बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि अचल तापमान, समझो अचल तापमान। अचल तापमान है उकड़ हो या फिर उसको वायु में कन्वर्ट होना, जो भी आप बोल दो। कि क्या होता है
कि बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, उसका मतलब होता है कि जो वो होता है कि अचल तापमान में वो क्या करता है, बॉयल होता है। समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन, पूरा का पूरा सॉल्यूशन। उसके बाद का जो पॉइंट है 4th नंबर का, वो पॉइंट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसको गुजराती में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को विभागीय निस्यंदन। समझो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी कि विभागीय निस्यंदन, ये सबसे अहम पॉइंट है। और यहाँ पर एज़ोट्रॉपिक मिक्सर में सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, एमसीक्यू या कुछ भी तरीके से आपको पूछा जाएगा कि एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशंस में कौन सा एमसीक्यू राइट है, कौन सा एमसीक्यू राइट नहीं है, इस तरीके से भी पूछा जाता है। या फिर एज़ोट्रॉपिक मिक्सर क्या है वो भी पूछा जाता है। समझ में आ रहा है, तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, विभागीय निस्यंदन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर समझो। लाइक मानो कि मैंने नमक ले लिया और यहाँ पर वाटर ले लिया, चलो नमक अंदर ऐड करके मैंने एक सॉल्यूशन बना दिया। क्या बना दिया बच्चों, सॉल्यूशन। अभी उसका मुझे क्या करना है, डिस्टिलेशन करना है। वो लिक्विड में होगा, लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मान लो कि मेरे पास लिक्विड सॉल्यूशन है, क्या है यहाँ पर, लिक्विड सॉल्यूशन है मेरे पास इसमें, जो कि मैंने नमक और वाटर दोनों ऐड किया हुआ है। यानी कि मैं अभी क्या करना चाहता हूँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी कि विभागीय निस्यंदन किसको बोलते हैं, ये दोनों जो मेरे पास है नमक और वाटर, दोनों सॉल्यूशंस के फॉर्म में, वो तो बन चुके हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुके हैं। बट मुझे क्या करना है, इसमें से पानी भी अलग निकालना है, वाटर भी अलग निकालना है और नमक भी अलग करना है। तो मैं क्या करूंगा, वो दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा, यानी कि टेम्परेचर का क्या होगा, डिफरेंस होगा। बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, कि जो लिक्विड में से वो गैस में कन्वर्ट होता है, यानी कि वायु में कन्वर्ट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको हीट करूंगा। तो हीट करने के बाद मान लो कि नमक का जो सॉल्ट होता है बराबर हमारा, उसका टेम्परेचर ऑब्वियस H2O वाटर से कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे कौन बॉइल होगा, वाटर। तो यहाँ पे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गए, कोई अलग हम वेसल में ले लेते हैं उसको। समझ में आ रहा है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे सबसे पहले जो बाहर निकला, दोनों लिक्विड में थे, दोनों लिक्विड में थे। तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस से कौन निकला, यहाँ पर हमारे पास वाटर निकला। उसके बाद जो बाकी बच गया वो क्या होगा, हमारा सॉल्ट होगा। आप बहुत बार ऐसा देख चुके हो कि डेली लाइफ में भी कुछ हीट करते हो आप, उसके बाद उसको कोल्ड करते हो यानी कि ठंडा करते हो, तो उसके अंदर सरफेस पे कुछ ऐसा बन जाता है सॉल्ट जैसा। तो वो क्यों बनता है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हीट होके वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट इतना नहीं आता वो वही का वही रुका जाता है। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं समझ में आ रहा है। आप क्रिस्टलाइन सॉल्ट बनाओगे, आप बहुत सारे ऐसे सॉल्ट भी बनाओगे लैब में। चलो समझो यहाँ पर। तो ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैंने अभी आपको समझाया कि दो कंपाउंड को मिक्स करके आपने सॉल्यूशन बनाया और उसमें से दोनों को मिक्स अलग किया जाता है, वो एज़ोट्रॉपिक मिक्सर में कभी पॉसिबल नहीं होता। तो एज़ोट्रॉपिक मिक्सर का मतलब होता है कि सॉल्यूशंस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं किया जाता। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं समझ में आ रहा है। चलो उसके बाद का पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पर कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है हमारे पास, समझो। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों नहीं किया जाता, समझो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए हमें क्या चाहिए कि जो हमारा सॉल्यूशंस बना उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों डिफरेंट है, तो वो दोनों का टेम्परेचर अलग रहना चाहिए। कहाँ पर, जब उसका वेपर प्रेशर बनेगा वो सॉल्यूशंस में तो डिफरेंट रहना चाहिए, बट वैसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, जो आपने ये सॉल्यूशंस बनाया है बच्चों, समझो यहाँ पर ध्यान रखो अच्छे से, जो एज़ोट्रॉपिक मिक्सर आपने बनाया है उसमें जो सारा सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है दोनों का सेम रहता है। समझो वेपर प्रेशर, तो आप बाहर निकालोगे तो दोनों एक साथ बाहर निकलेंगे, यानी कि आप उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं नहीं। ये सबसे अहम पार्ट है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों नहीं किया जाता, अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना हो तो आप क्या कर सकते हो, समझो। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसलिए नहीं किया जाता कि इसका मोल फ्रैक्शन जो होता है, किसका मोल फ्रैक्शन, XA मान लो और YA मान लो, तो यहाँ पर सॉल्वेंट या फिर जो उसका सॉल्यूशन है यानी कि वेपर प्रेशर है, समझो वेपर फेज में जो भी कंपाउंड होता है हमारा लिक्विड और जो भी हमारा लिक्विड में होता है, समझो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर XA मानी कि लिक्विड में जो होता है उसका प्रेशर, और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पर जो हमारा वेपर में होता है, बराबर, ये दोनों का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो कैसा रहता है बच्चों, सेम रहता है। ये दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम होने की वजह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं किया जाता। अगर आपको दोनों को डिफरेंट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना है तो दोनों का मोल फ्रैक्शन कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ आप सब लोग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका जो एग्जाम्पल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको मिनिमम और मैक्सिमम एज़ोट्रॉप। चलो यहाँ पर देख लिया आपने सब लोग
यहाँ पे नोट कर लेना सारे पॉइंट से नोट करना और अच्छे से लिखना, बराबर। सबसे पहला पॉइंट था बाइनरी सॉल्यूशंस, यानी कि द्विअंगी द्रावण बनाता है एज़ोट्रोपिक मिक्सर, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट होता है। दूसरा पॉइंट रहा फिक्स कंपोजिशन होता है, यानी कि जो भी सॉल्यूशंस बनाते हो वो फिक्स कंपोजिशन की तरह ऐड किया जाता है। फॉर एग्जांपल 95% इथेनॉल, 68% नाइट्रिक एसिड। चलो ये आप पढ़ चुके हो आगे, बराबर, सॉल्यूशंस में राउल्ट लॉ में, नॉन वोलेटाइल और सॉरी राउल्ट लॉ जो फॉलो करता है राउल्ट लॉ नहीं फॉलो करता, समझ में आ रहा है। चलो यहाँ पर उसके बाद क्या है हमारे पास कि बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, वो अचर तापमान में वो क्या होता है, वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो फिक्स टेम्परेचर अचर तापमान, यानी कि वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जैसे वो बॉयल होना स्टार्ट होता है तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन बॉयल हो जाता है, समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं होता भाई सिर्फ सॉल्वेंट बॉयल हुआ उसके बाद सॉल्यूट बॉयल होगा, वैसा नहीं होता, समझ में आ रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि वाटर बॉयल होगा उसके बाद हमारा नमक बचेगा, वैसा नहीं होता उसमें, समझ में आ रहा है। चलो यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होता, तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद चलो एज़ोट्रोपिक मिक्सर के दो टाइप में किस तरीके से पढ़ाओ, ध्यान रखो यहाँ पर। तो एज़ोट्रोपिक मिक्सर जिसके दो पार्ट हम यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम, देखो यहाँ पर मिनिमम एज़ोट्रोप और यहाँ पर मैक्सिमम एज़ोट्रोप। समझो यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जो मिनिमम एज़ोट्रोप है वो हमारा पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएटेड। यहाँ पर ध्यान रखो राउल्ट लॉ को। चलो राउल्ट लॉ में आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमने पढ़ा था। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमने दो पार्ट पढ़े थे, एक पॉजिटिव डेविएटेड और एक नेगेटिव डेविएटेड। तो जो हमारा पॉजिटिव डेविएटेड ग्राफ था हमारा, या फिर पॉजिटिव डेविएटेड जो हमने पढ़ा था, जो एग्जांपल थे वो सारे एग्जांपल हमारे मिनिमम एज़ोट्रोप में आएंगे। किस में आएंगे, मिनिमम एज़ोट्रोप। आप याद करो तो एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, इथेनॉल प्लस वाटर, समझो। या फिर मैं यहाँ पर बोल दूं 95% इथेनॉल सॉल्यूशन, 95% इथेनॉल सॉल्यूशन। समझना मैं किस तरीके से आपको याद करवा रहा हूँ, अच्छे से ध्यान रखना यहाँ पर। चलो मैक्सिमम एज़ोट्रोप वो हमारा नेगेटिव डेविएटेड पॉइंट होगा, नेगेटिव डेविएटेड, समझ में आ रहा है। धन विचलन और ऋण विचलन, समझ में आ रहा है सबको। तो सबसे पहले हम याद कर लेते हैं नॉन आइडियल जो हमने पढ़ा था राउल्ट लॉ के बारे में। यहाँ पर ध्यान रखो आप, हमने पढ़ा था एक ही बारे में मैं समझाऊंगा, एक ही बात मैं बताऊंगा, दूसरा आपको आप में समझ आएगा। चलो पॉजिटिव डेविएटेड पॉइंट में हमने पढ़ा था इस तरीके से कि जो हमारा राउल्ट लॉ फॉलो करता है उससे ज्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा। यहाँ पर प्रेशर था, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, यानी कि जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता बट उसका वेपर प्रेशर कैसा रहेगा, हाई रहेगा। वेपर प्रेशर कैसा रहेगा, हाई रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर आप सोचो जो मैं समझाने जा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान रखो आप। वेपर प्रेशर जिसका ज्यादा हो, एक हमारे पास है जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, यानी कि जिसको हम बोलते थे पॉजिटिव डेविएटेड, और एक हमारे पास है जिसका वेपर प्रेशर कम है, जिसको हमने बोला नेगेटिव डेविएटेड। तो यहाँ पर मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप और यहाँ पर मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप, समझो, समझ में आ रहा है। बॉइलिंग यानी कि यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, न्यूनतम उत्कलन एज़ोट्रोप, और यहाँ पर महत्तम उत्कलन एज़ोट्रोप, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप का एग्जांपल है पॉजिटिव डेविएटेड। तो पॉजिटिव डेविएटेड में वेपर प्रेशर कैसा रहेगा, हाई रहेगा। तो आप खुद से लॉजिक लगाओ, यहाँ पर सॉल्यूशन जो मेरा है उसमें वेपर प्रेशर ज्यादा है, वेपर प्रेशर ज्यादा है, यानी कि उसमें मुझे टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर हमारा टेम्परेचर कैसा रहेगा, सबसे कम, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमने और एक बात पढ़ी थी कि जो पॉजिटिव डेविएटेड होता है वो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर वीक होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक। तो यहाँ पर ध्यान रखो हमारे पास जो लिक्विड सॉल्यूशन है उसमें यहाँ पर मान लो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कैसा देना पड़ेगा, हमें बहुत कम देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर टेम्परेचर कम देने की वजह से हम उसको बोल देते हैं मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप, यानी कि न्यूनतम उत्कलन एज़ोट्रोप, समझ में आ रहा है सबको। चलो उसका एग्जांपल क्या होता है, बेस्ट 95% इथेनॉल सॉल्यूशन, समझ में आ रहा है। चलो उसके बाद मैक्सिमम एज़ोट्रोप, जो मैक्सिमम एज़ोट्रोप है हमारे पास वो नेगेटिव डेविएटेड है। तो नेगेटिव डेविएटेड में हमने पढ़ा था यहाँ पर कि जिसका वेपर प्रेशर कैसा होता है बच्चों, इस तरीके से लोअर होता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इसका कैसा होता है, देखो यहाँ पर फिर से एक बार बता दूं मैं आपको, अब इसको ग्राफ ड्रॉ करके भी समझ सकते हो अच्छे से। चलो ये नेगेटिव डेविएटेड हो गया हमारा। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर जो राउल्ट लॉ के जैसा होना चाहिए उससे कम होता है, समझ में आ रहा है, यानी कि उसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि
प्रबल होता है। तो चलो, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, एक दूसरे के ज्यादा नजदीक होके, वहां मॉलिक्यूल को हमें बॉयल करने में एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर नेगेटिव डिविडेट का जो भी आपका एग्जांपल है वो हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का, और यहाँ पर जो नेगेटिव पॉजिटिव डिविडेट का था वो हो गया मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का। तो आपको राउट लॉ नॉन वोलेटाइल ही यहाँ पर आपके जो एजियोट्रॉपिक मिक्सर है उसके एग्जांपल आपको दर्शाए जाते हैं, यानी कि आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। चलो समझो, उसमें मैक्सिमम एजियोट्रॉप में कौन से एग्जांपल थे, तो मैंने बताया था बेस्ट एग्जांपल के जो एसिड होते हैं उसका सॉल्यूशन किसमें आते हैं, नेगेटिव डिविडेट में। तो यहाँ पर मान लो 68% HNO3, 68% HNO3, यानी कि 68 हमारे पास क्या होगा, नाइट्रिक एसिड, और 32 हमारे पास क्या होगा, वाटर। समझ में आ रहा है सबको? तो ये एग्जांपल हो गया यहाँ पर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। समझ में आ रहा है? चलो, यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो आपको समझना क्या है, जिसका वेपर प्रेशर, पॉजिटिव डिविडेट में वेपर प्रेशर कैसा होता है, देखो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ध्यान रखो, वेपर प्रेशर जिसका हाई होता है, जिसका वेपर प्रेशर हाई होता है, यानी कि प्रेशर, वेपर प्रेशर जिसमें ज्यादा होता है, समझो, बाष्प दबान जिसमें ज्यादा होता है उसका टेम्परेचर कैसा होता है, कम होता है। उसी हिसाब से हम याद रख सकते हैं कि वेपर प्रेशर जिसका हाई होता है, यानी कि पॉजिटिव डिविडेट होता है, वो सारे क्या होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। समझ में आ रहा है? और जिसका वेपर प्रेशर लोअर होगा, जिसका वेपर प्रेशर लोअर होगा, समझ में आ रहा है, उसमें हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी, यानी कि उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम, अरे सॉरी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो बच्चों, आई होप कि आपको एजियोट्रॉप के बारे में सब समझ में आ गया होगा। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किसको बोलते हैं, किस तरीके से, उसके मैंने 4 to 5 पॉइंट आपको समझाए, और जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप किसे बोला जाता है, वो लॉजिक से मैंने आपको समझाया कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन से लॉजिक उठाकर आपको मैंने यहाँ पर समझाने का ट्राई किया, और आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं बोलता हूँ फिर एक बार इस वीडियो को फिर से देखो, और दोबारा देखने के बाद आपको कंप्लीटली माइंड में क्लियर हो जाएगा। और लिखना मत भूलना, क्योंकि लिखने से आपको अच्छे से याद रहेगा। ओके, चलो बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमारे पास 2-3 और ही लेक्चर बचे हैं, उसके बाद हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम न्यूमेरिकल यानी कि एग्जाम्पल करेंगे। चलो डन, जय हिंद, जय भारत।